नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जाने माने रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक, संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के प्रेसिडेंट आज हमारे साथ हैं श्री केवल धालीवाल जी। तो मैं स्वागत करती हूँ केवल सर का। सर, आपका बहुत बहुत जी, शुक्रिया बहुत शो में शुक्रिया आने। जी। थैंक यू। जी सर। सर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारा इस शो का फॉर्मेट यही है कि जो हमारे यंग परफॉर्मर्स हैं उनको इंस्पिरेशन मिले, जो हमारी शख्सियतें हैं, कि जो कला जी का रास्ता ये बहुत आसान नहीं है और ये देखने में बहुत ग्लोरियस लगता है, ग्लैमरस लगता है, लेकिन ये रास्ता बहुत आसान नहीं है। बहुत सारी डेडिकेशन, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी की जरूरत होती है, बहुत मेहनत की जरूरत होती है और शॉर्टकट्स नहीं है इस रास्ते में बिल्कुल भी। तो मैं चाहूंगी कि जो आपका सफर रहा है, आपकी जो शुरुआत रही है रंगमंच के क्षेत्र में, तो आप सफर हमसे साझा कीजिए। ये यूं तो बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि अभी ये 42 इयर्स की जर्नी है। 42 इयर्स से भी ज्यादा हो गए मुझे थिएटर करते हुए। तो ये हर जैसे हम लोग यंग होते हैं तो स्कूल में काम करते हुए तो शायद पहली बार गाना गाया होगा, इस तरह से था। मगर जी। धीरे धीरे मैं 76 में अपने स्कूल में नाटक करने लगा। हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा थिएटर होता था और साल में 5, 6, 8, 10 ऐसे प्लेज होते थे। वो कंपटीशन में जाते थे और वो 6th, 7th, 8th में मैंने बहुत सारे प्लेज किए, जिसमें कुछ हमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। लैंग्वेज डिपार्टमेंट के कंपटीशन होते थे, एजुकेशन बोर्ड के कंपटीशन होते थे, तो उसमें हमारे स्कूल लेकर जाता था हमें। तो वो हमें एक अच्छा रास्ता मिलता गया। मगर फिर मैंने हमारे क्यों बहुत ही लेजेंडरी फिगर हमारे पंजाब के नाटककार गुरशरण सिंह जी, जी। तो जी। 78 में मैंने उनका थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। अभी मेरे ख्याल में 9th 10th में था, तो मैं उनके ग्रुप में आ गया था। और जी। तभी 78 में अमृतसर में बंसी कौल जी, जो बहुत हिंदुस्तान के नामवर डिजाइनर डायरेक्टर, उन्होंने अमृतसर में थिएटर वर्कशॉप लगाई थी। तो उस वर्कशॉप में मैंने पार्टिसिपेट किया और वो गुरशरण जी के ग्रुप के साथ ही वर्कशॉप थी। तो उसमें प्ले हुआ था तमक नगारे दी, बहुत बिग कैनवस का एक प्ले था। तो वो आज भी होता है, वो इतना बड़ा कैनवस का कि उसने पूरे पंजाबी रंगमंच की एक शक्ल चेंज कर दी उस प्ले ने। वो प्ले बहुत हुआ पंजाब के गांव में, शहरों में, हिंदुस्तान में, बड़ी जगह पे। तो इसलिए वो 78 से जैसे ही मैंने गुरशरण जी के थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया, तो फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मैंने उनके साथ ही, ग्रुप के साथ, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गांव में काम करते थे, तो मैं उनके साथ गांव गांव हम लोग जाते थे। तब हमारे पास गाड़ियां नहीं होती थी, कोई कार, टैक्सी वैक्सी नहीं होती थी, तो बसेस पे जाते थे और हर रोज जाते थे। हर रोज शो होता था कोई ना कोई। और हम लोग कई बार बस के अंदर सीट नहीं मिलती थी, पीछे लटक के जाते थे, कंधे पर कॉस्ट्यूम के थैले, प्रॉपर्टी वाले थैले, और छत पर बैठकर जाते थे। जो बस की छत थी उसके ऊपर बैठे हुए होते थे। सो इस तरह। और कई बार ये भी होता था कि कोई बस हमें गांव से दूर 5 किलोमीटर उतार दिया, 10 किलोमीटर दूर, फिर हम पैदल उस गांव तक पहुंचते थे। एक गांव से दूसरे गांव, फिर रात को वापस आना, आकर सुबह अपना कॉलेज अटेंड करना, फिर दोपहर में निकलना, फिर जाना, शो करना, फिर रात को वापस आना। सो वो एक पीरियड भी ऐसा था कि पंजाब में पूरा एक कह लीजिए कि आतंकवाद का दौर था। आप जानती हैं 78 से वो एक पूरा पीरियड शुरू होता है। तो उस वक्त बहुत शाम को 6 बजे के बाद बाजार बंद हो जाते थे। मगर एक ही थिएटर था जो जिंदा था, जो गांव गांव में जागता रहता था, जाता था, शोज होते थे, हिंदू सिख एकता की बात करता था थिएटर जो था। सो थिएटर ने इस तरह से जो एक सोसाइटी को बचाया भी, उसको जिंदा होने का एहसास भी दिया कि हिंदू सिख एक है। तो जो क्योंकि उस वक्त ये हो रहा था, कुछ लोगों को बसों से निकाल कर मारा जा रहा था, कुछ लोगों को पुलिस मुकाबले भी मारा जा रहा था। सो दोनों तरफ की जो कम्युनिटी थी, उस तरह से लोग मर रहे थे। तो ये हमारा जो थिएटर ग्रुप था ये ज्यादा काम कर रहा था। गुरशरण जी का थिएटर ग्रुप, तो मैं उनके साथ काम करता था।
और हम लोगों ने एक दिन में 3-3 जगह भी शोज होते थे गांव में स्टेज नहीं होती थी, तो हम लोग बहुत सारे वो जो गांव में बैलगाड़ियां होती हैं, बैलगाड़ियों को आपस में मिला के उनकी स्टेज बनाई जाती थी, जो थी उसके ऊपर खड़े होकर हम लोग परफॉर्म करते थे। और कहीं भी गांव में कोई मिट्टी का बड़ा सा ढेर पड़ा होता था, उसको सीधा करके उसकी स्टेज बनाकर तो उसी पे परफॉर्म कर देते थे। इस तरह से हम लोगों ने काम किया और एक कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने काम किया। और हमें उस वक्त ये फतूर था कि जो हम लोग काम कर रहे हैं गांव में एक संदेश दे रहे हैं कि हिंदू सिख इसमें फसाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंजाब ने बहुत कुछ देखा है पहले, 47 देख चुका है पंजाब, अब और क्या चाहिए, पहले ही एक बंटवारा हुआ है, अब और बंटवारा हम नहीं चाहते थे। तो इसलिए हम गाने गाते थे और गीत गाते थे हिंदू सिख एकता के, नाटक खेलते थे और बड़े चैलेंजिंग उसमें सीधा ही बोलते थे कि ये कभी दो नहीं हो सकते, हिंदू सिख जो है ये कम्युनिटी पंजाब में रहेगी, हिंदू भी रहेंगे सिख भी रहेंगे, है ना। तो इस तरह के हमारे वो नाटक थे। तो उस नाटक ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें अंदर से हमें सोशल कमिटमेंट दी एक, कि अगर लोगों में जाना है तो किस तरह से काम करना है। और उसी दौरान हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह पे हम लोगों ने परफॉर्म किया। जन नाट्य मंच था, उनके साथ हम लोगों ने काम किया। जन संस्कृति मंच था और उसके गुरशन जी अध्यक्ष थे। जन संस्कृति मंच ने पूरी जगह पे काम किया। और हम लोग फिर 83 में कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन 6 महीने का हमने टूर किया। वहां भी हम लोगों ने इसी तरह के उन मुल्कों में भी शोज किए। वहां पे हम लोगों ने कोई 70-80 शोज किए 6 महीने में उन मुल्कों में। तो फिर वापस जब हम लोग आए 83 में, तो मुझे बाद में 84 में मुझे जॉब भी मिल गई एक स्कूल में। मगर मैंने वो ग्रुप नहीं छोड़ा। ग्रुप जॉब तो 2 बजे फ्री हो जाता था स्कूल से। स्कूल में मैंने बच्चों की टीम भी बना ली, उनके साथ काम करता था। फिर गुरशन जी के साथ दोपहर को निकल जाता था। फिर रात को वापस आते थे 2-2:30 बजे। और बस स्टैंड से हमारा घर जो था कोई 8 मीटर दूर होता था। तो उन उन दिनों में रात को कोई ऑटो होते ही नहीं थे। तब तो कोई ऑटो रिक्शा ऐसा रात को नहीं मिलते थे, तो हम लोग पैदल ही फिर घर तक पहुंचते थे। और वो दौर ऐसा था कि माँ हमारी डरती थी, वो दरवाजे पे खड़ी रहती थी छत पे कि मेरा बेटा कब घर आएगा, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लोग मारे जा रहे थे। इस तरह से होता था। तो वो हमारे जब तक मैंने वो पहले वो पूरा 78 से 88 तक गुरशन जी के साथ काम किया, तो वो पूरा आतंकवाद का दौर था। और वो पूरे के पूरे वो 10 साल मेरी माँ भी घर की छत पे बालकोनी में खड़ी होके वो मेरा इंतजार करती थी हर रात को, कि वो पता नहीं कब आ जाएगा कब नहीं आएगा। जब दूर से देख लेती थी गली में कि आ रहा है, तो धीरे से दरवाजा खोल देती थी। सो इस तरह से वो माँ का बाप का एक साथ भी रहा कि उनका उनका इस तरह से भी कंट्रीब्यूशन रहा कि फिर मैंने देखा कि मैं मुझे और ट्रेनिंग लेनी है, कि यहाँ मैंने एक एजुकेशन कंप्लीट की है, मैंने बीए कर ली थी तब तक। तो उसके बाद फिर मैंने स्कूल कॉलेज खत्म किया, गुरशन जी को ज्वाइन किया, नौकरी भी मुझे मिल गई, तो परमानेंट जॉब थी। तो फिर भी मुझे लगा कि और मुझे एजुकेशन लेनी चाहिए। फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। 88 में मैंने अप्लाई किया, तो उसी वक्त पहले ही साल मेरी जो थी सिलेक्शन हो गई 88 में। तो मैंने फिर वो जॉब छोड़ दी थी। तो मुझे हालांकि कहते थे स्कूल वाले कि तुम 3 साल की छुट्टी ले सकते हो, एजुकेशनल छुट्टी मिल सकती है तुम्हें उसके स्टडी के लिए। तो मैंने कहा कि मुझे ये पसंद ही नहीं है जॉब करना, मैं फुल टाइम थिएटर करना चाहता हूँ। फिर मैंने एनएसडी ज्वाइन किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे, चाहे मैं स्कूल में था, चाहे मैं कॉलेज में था, चाहे मैं एनएसडी में गया, मुझे टीचर बहुत अच्छे मिले। मैं हमेशा बहुत इज्जत करता हूँ अपने टीचर्स की, हमेशा उनको याद रखता हूँ। मैंने बहुत सीखा। मेरे स्कूल के टीचर, चाहे वो कुलदीप सिंह थे, मैडम सुप्रभा आर्या हैं, चाहे मेरे कॉलेज के टीचर थे, फिर मेरे उन दिनों रतन ध्यान जी एनएसडी के डायरेक्टर थे जब मेरा सिलेक्शन हुआ। बीएम शाह थे, जेएन कौशल थे, राम गोपाल बजाज थे हमारे टीचर,
रॉबिन दास थे वहां पर, रीटा कोठारी जी थी, निभा जोशी थी, सुरेश भारद्वाज थे, अंकुर जी थे उन दिनों में, कीर्ति जैन थी, अनुराधा कपूर थी, सो अशोक सागर भगत थे, सुब्बा राव थे उन दिनों में। सो इस तरह से हमें कितने ग्रेट टीचर मिले। गुरुजी तरसीम लाल थे तब, मोहन अप्रेती हमारे म्यूजिक के टीचर थे उन दिनों में। सो और भी हमें विजिटिंग फैकल्टी में बहुत लोग आते थे। निसार अलाना हमें डिजाइनिंग के लिए आते थे, सिखाने के लिए। और और भी बॉम्बे से और लंदन से, जर्मन से कॉनरेड जीड्रेश लोग आते थे। सो इस तरह से मैंने पूरा एक अलग दुनिया में फिर वो पूरा ट्रेनिंग ली। फिर मुझे लगा कि जो कुछ मैंने वहां पर किया है ये एक अलग दुनिया है। मैंने जो पंजाब का थिएटर किया था वहां से मैंने जो कमिटमेंट सीखी थी कि लोगों के लिए थिएटर करना है, लोगों के बीच जाकर थिएटर करना है, लोगों की समस्याओं के लिए थिएटर करना है ना। क्योंकि मैंने वो पीरियड पूरा अपने ऊपर झेला था, जो 78 से 88 मैंने देखा था। तो फिर उसके बाद एनएसडी की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग ने मुझे और सिखाया। जब मेरी इंटरव्यू हुई तो तब बीएम शाह मुझसे पूछते थे कि सब लोग जो आते हैं एनएसडी करने वो बॉम्बे चले जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं वापस जाऊंगा और अपना थिएटर ग्रुप बना के काम करूंगा। तो उन्होंने कहा सब लोग ऐसे कहते हैं मगर कोई वापस जाता नहीं है। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा और आपको भी वहां बुलाऊंगा, जो मैं काम करूंगा। तो फिर मैंने बहुत काम किया और फिर मैंने 94 में 91 में वापस आया। और उस वक्त के दौरान मैंने फिर कुछ देर के लिए बादल सरकार कलकत्ता भी गया और बांग्लादेश भी गया, मणिपुर कन्हई लाल के पास भी हम लोगों ने ट्रेनिंग ली। मैंने जो एफटीआई पूना का वो भी हमारा फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स किया। सो इस तरह से जितना मैं सीखना चाहता था, अभी भी मुझे लगता है कि और भी बहुत कुछ सीखना होता है। शायद कभी को कहीं कुछ रह गया है, और पढ़ना है और पढ़ना है और सीखना है। सो वो सीखने की ललक हमेशा रही है मुझ में। तो फिर वो मैं 91 में वापस आके मैंने अपना थिएटर ग्रुप बनाया। तब तक गुरशरण जी अमृतसर से चंडीगढ़ जा चुके थे, वो क्योंकि टेररिज्म की वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा था। तो मैंने अपना ग्रुप मंच रंगमंच बनाया। 7 सितंबर, अभी मेरे ग्रुप को 30 साल हो गए बने हुए, मैंने एनएसडी किए हुए 30 साल हो गए मुझे। तो 7 सितंबर 91 को मैंने पहला शो किया था, मामा द मदर्स, मैंने पंजाबी में प्ले किया था। तो मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा थिएटर पंजाबी में ही करता हूँ। अब क्योंकि ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, मेरी अपनी भाषा है, तो इसमें मैं बहुत कंफर्ट फील करता हूँ। मैं क्योंकि जिन लोगों के बीच में मुझे काम करना है उनकी ये भाषा है, तो मुझे लगता है कि हमेशा उसी लैंग्वेज में काम करना चाहिए, उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जिन लोगों के बीच में आपको जाना है। सो मैं उसी तरह से अपनी लैंग्वेज में काम करता रहा। फिर मैंने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मैंने कोई नौकरी नहीं की, फुल टाइम थिएटर किया। और पिछले 30 साल से कंटिन्यूसली मैंने अपने ग्रुप के साथ कोई 250 के करीब प्लेज मैंने डायरेक्ट किए। उसके मेरे कोई 5-6 हजार मैंने परफॉर्मेंस की है। 200-250 मैंने नेशनल इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है। मैं हर साल थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता हूँ, जून महीने में होती है। और उसमें पूरे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से भी आर्टिस्ट आते हैं जो उसमें ट्रेनिंग के लिए रहते हैं, 1 महीना मेरे पास रहते हैं। और रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती है। कभी उसमें एनएसडी हमें हेल्प करती है, कभी नहीं भी करती है। कभी एसएनए करता है हेल्प, वो भी कभी कभी करते, कभी नहीं भी करते हैं। मगर वो वर्कशॉप कंटिन्यूसली होता है। मेरे दोस्त हैं जो एनएसडी के पास आउट मेरे साथ थे, मेरे क्लासमेट, वो आकर मुझे हेल्प करते हैं कि हम तुम्हारे साथ इस वर्कशॉप में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से वो मेरी वर्कशॉप कंटिन्यूसली वो चलती है जून महीने में। तो उसमें 40-50 कभी 70 लोग भी रहते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, बॉम्बे से भी लोग अमृतसर आते हैं मेरी वर्कशॉप में सीखने के लिए। एक हमारा इवेंट है, हम लोग हर साल 10 दिन का नेशनल फेस्टिवल करते हैं। तो ये फेस्टिवल लगभग मैंने 18-19 साल से कर रहा हूँ। तो इस साल नहीं कर पाए क्योंकि 2020 में ये पहली बार है, वर्कशॉप भी नहीं हुआ, फेस्टिवल भी नहीं हुआ। तो इतने सालों में मैंने लगभग हिंदुस्तान के लगभग 150 के करीब थिएटर ग्रुप को अमृतसर में मैंने बुलाया। चाहे वो रतन श्याम का थिएटर ग्रुप हो, अनुराधा मैम या उषा गंगुली, नीलमा सिंह, बलवंत ठाकुर जी,
और कितने जम्मू से या कहीं से और भी बहुत सारे हिंदुस्तान के हर जगह से थिएटर ग्रुप पार्टिसिपेट करते रहे। सो इस तरह से मुझे लगता था कि जो मेरे लोग हैं पंजाब के, जो मेरा अमृतसर के लोग हैं, कि अगर ये लोग बाहर थिएटर देखने, किसी दूसरी भाषा का थिएटर देखने वहां नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, तो वो थिएटर तो यहाँ आ सकता है। तो मैं उनको बुलाता था, 10 दिन का फेस्टिवल करते हैं हम लोग। सो इस तरह से मैंने ये ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप के, क्योंकि देखिए सब लोग एनएसडी नहीं जा सकते हैं। एनएसडी तो मेरे टाइम में 20 लोगों को एडमिशन मिलती थी, अभी कोई 24-25 लोगों को मिलती है। तो सब लोगों को वहां ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, मगर एनएसडी तो आ सकती है। तो एनएसडी से कुछ लोग आते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, और उसका बहुत फायदा हुआ कि अभी हमारे पास बहुत सारे थिएटर ग्रुप बने जिन्होंने ट्रेनिंग ली पंजाब से। पंजाब में मैं आपको बताऊं, जब मैं एनएसडी करके आया था, तो तब हमारे पास कोई अमृतसर में 3 या 4 थिएटर ग्रुप थे। तो अभी पिछले 30 साल में इतना काम हुआ कि अभी हमारे पास कोई 40 के करीब सिर्फ अमृतसर में थिएटर ग्रुप है, और पंजाब में लगभग 150 के करीब कोई थिएटर ग्रुप जो है अभी काम कर रहा है। तो पंजाब के हर जिले में, गांव में इस तरह से काम हुआ कि बहुत, और उसमें मैक्सिमम जो थिएटर ग्रुप है वो उन्होंने हमारी वर्कशॉप में ट्रेनिंग ली, फिर अपना थिएटर ग्रुप जाकर बनाया। सो मैंने बहुत सारी लिटरेचर को लेके काम किया, कहानी का रंगमंच किया, मैंने वर्ड क्लासिक किए, मैंने शेक्सपियर को किया, ब्रेख्त को किया, लोरका को किया, मैंने दारियो फो को किया, मैंने जो हिंदुस्तान के जो चाहे वो विजय तेंदुलकर है, चाहे मोहन राकेश है, सो इस तरह के जितने भी, मैं जयवंत दलवी हैं, बादल सरकार हैं, उनके प्लेस को ट्रांसलेट किया, वो मैंने किए अपने ग्रुप के साथ। मैंने फिल्म स्क्रिप्ट को किया, मैंने यानी इस तरह से एक्सपेरिमेंटल काम भी करते रहे। जो रीजनल पंजाबी प्लेस थे जो लिखे जा रहे हैं, जो बेस्ट प्लेस है, मैं हमेशा, क्योंकि बहुत बिग कैनवस पे काम करता हूँ, मैं विजुअल पे बहुत काम करता हूँ, मेरा थिएटर जो है, मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक पेंटिंग की तरह मेरा हर सीन होता है नाटक में। तो मुझे लगता है कि मैंने पेंटिंग को लेकर भी काम किया थिएटर में, कि पेंटिंग थिएटर में कैसे, पेंटिंग पेंटिंग के अंदर भी एक नाटक होता है, तो वो पेंटिंग को नाटक का एक सिचुएशन में ढाल के भी काम किया। मैंने पोइट्री को लेकर बहुत काम किया, पोइट्री को मैंने ड्रामेटाइज किया, सुरजीत पात्र की पोइट्री, शिव कुमार बटालवी की, पाश की पोइट्री, और बहुत सारे पंजाबी के पोइट्स। और एक प्ले तो हमारा बहुत सारा, मैंने क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे मुल्कों में, मैं पाकिस्तान में मैंने बहुत परफॉर्म किया है, मैंने लगभग 15-20 मेरे शोज वहां हुए हैं। मैं इतने साल लगातार हम लोग जाते रहे, अजोका थिएटर लाहौर के साथ मिलकर, तो मदीहा गौहर, शाहिद नदीम जी, उनके साथ मिलकर, उनके लोग मेरे पास यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते रहे हैं, एक्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, डिजाइनिंग के लिए, लाइटिंग ट्रेनिंग के लिए। तो वो यहाँ आकर रुकते थे, हमने मिलकर फेस्टिवल किए, पीस फेस्टिवल किए, दोस्ती के लिए फेस्टिवल किए, और हमने इतना काम किया कि हमने कभी ये लगता था कि अभी दोनों मुल्कों के बीच में 5 दरिया नहीं 6 दरिया है, और 6वां दरिया जो रंगमंच का है। क्या इतना हमने, बात, क्या बात, क्या बात। सो इस तरह से कंटिन्यूसली हमें लगता था कि थिएटर जो है, ये ये सबसे ज्यादा पीस के लिए, ज्यादा पीस के हवाले से काम कर सकता है। नो डाउट हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरकारें, उनके मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब लोग अपनी तरफ से काम करते हैं दोनों मुल्कों की शांति के लिए, मगर कलाकार क्या कर सकते हैं, रंगमंच के लोग क्या कर सकते हैं, वो करें जो उनके हिस्से में आया है। वो अपनी जुबान से, वो अपने लफ्जों से, अपने आर्ट से, अपने नाटकों से, अपने गीतों से वो अमन की बात करें, दोस्ती की बात करें, जो नई पीढ़ी है उनके लिए कुछ काम करें, कि नई पीढ़ी फिर से 47 नहीं देखना चाहती है, फिर से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बंटवारा है वो पंजाब ने झेला है। कई बार लगता है कि हिंदुस्तान नहीं बटा है, पंजाब बटा था। उस वक्त पंजाब के जो 10 लाख लोग थे, पंजाब के मारे गए थे बंटवारे में।
तो कभी जो अमृतसर और लाहौर ट्विन सिटी होते थे एक टाइम में, अभी वो दो मुल्क बन गए हैं। लाहौर उधर है, ये अमृतसर इधर है। आपको बताऊं मैं काजल जी, जो पंजाबी का सबसे पहले, क्योंकि मैंने पंजाबी रंगमंच की हिस्ट्री लिखी है, 125 साल की हिस्ट्री मेरी किताब है रंगमंच पंजाब, तो उसमें वो सारी हिस्ट्री है। तो तब मैंने सारा रिसर्च किया। तो 1895 में एक नाटक हुआ 1895 में, जिसके 2 शो हुए। उस नाटक का नाम था शराब कौर। वो एंटी ड्रग्स प्ले हुआ, पहला नाटक जो पंजाबी में खेला गया। उसके 2 शो हुए, एक अमृतसर में एक लाहौर में। सो रंगमंच की जड़ें इतनी स्ट्रांग है 2 मुल्कों में। तो हम लोगों को चाहे मुल्कों में कोई दीवार खींच दो, कांटेदार आप कोई झाड़ियां लगा दो, तारे लगा दो, कुछ भी लगा दो, मगर जो जड़ें हैं उनको नहीं बांटा जा सकता। मंटो अमृतसर में रहे, अमृतसर में उन्होंने पहली कहानी लिखी, उनकी डेथ वहां जाकर होती है लाहौर में। तो मंटो को कैसे बांटोगे, लिटरेचर को कैसे बांटोगे, बाबा बुल्ले शाह को कैसे बांटोगे, बाबा नानक को कैसे बांटोगे, हैन को कैसे बांटोगे आप। सो ये लिटरेचर नहीं बांटा जा सकता। ये हमारे सूफी जो लोग हैं उनको कैसे बांटोगे। सो इसलिए हमने बहुत कि दोनों मुल्क जो है कि हमें चाहिए कि हम लोग पीस के हवाले से बात करें, और इसमें यंग लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। और इसीलिए एक वक्त ऐसा भी आया कि हर साल मेरे पास जो पाकिस्तान से जो यंग लोग आते थे ट्रेनिंग के लिए, शुरू में 1-2 साल तो वो आए और उन्होंने यहाँ आकर होटल में रहते थे। वो ड्यूरिंग द वर्कशॉप होटल में या मेरे गेस्ट हाउस में रहते थे। धीरे धीरे उनकी इतनी दोस्ती बन गई कि वो जो मेरे आर्टिस्ट जो अमृतसर के लोग थे यंग, उनके घरों में रहने लगे, कि वो होटल में रहना पसंद नहीं करते थे। तो उनकी एक माँ लाहौर में थी, एक माँ अमृतसर में थी। इतना उनका प्यार बन गया। सो ये थिएटर देता है, ये थिएटर इतना कुछ देता है कि आपके अंदर कितनी चेंज लेकर आता है थिएटर। कि आपके यहाँ बैठे हुए कई बार लगता है कह रहे वो मुसलमान ऐसे हैं, वो पाकिस्तान ऐसा है। अगर हम वहां जाते हैं जब, तो मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, मेरी पूरी टीम जाती है, तो बॉर्डर के तुरंत बाद इतनी इज्जत मिलती है कि तस्वीरें खिंचवाते हैं सब लोग। अरे आप अमृतसर से आए हैं, इंडिया से आए हैं। अरे तो कई बार बाजारों में हम रिक्शा लेकर जाते हैं लाहौर में, तो रिक्शे वाले पैसे नहीं लेते हैं। आप इंडिया से हैं, नहीं नहीं आपसे पैसे क्यों ले, आप तो हमारे मेहमान हैं। इस तरह से हमें बाजारों में वो लोग घुमाते हैं। बाजार में हमें शॉपिंग के लिए जाते हैं लाहौर में, तो वो लोग हमें कई बार चलिए आपको इतना और लेस कर दिया, आप तो मेहमान हैं हमारे, है ना। अच्छा कई बार हमारी जो औरतें साथ में होती हैं, तो उनको कई बार बाजी आप तो ये ले जाइए हमारी तरफ से, आप भी हमारी बाजी हैं, है ना। तो इतना प्यार है दोनों मुल्कों के लोगों में। और वो पूछते हैं हमारा बाप का गांव जलंधर के पास था, अमृतसर के पास था, वहां अब कैसा, क्या वो गांव है वहां पर। यानी इतनी चीजें हैं कि ये सब चीजें थिएटर के थ्रू पॉसिबल है। थिएटर इतना कुछ कर सकता है, इतना कुछ कर सकता है, सोसाइटी में बदलाव लेकर आ सकता है कि कोई और चीज नहीं कर सकती है। मैं हमेशा कहता हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन थिएटर। ये आप थिएटर में स्टेज पे आग लगा सकते हैं, बारिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप थिएटर के थ्रू। कि ये लाइव है, सामने बैठे हुए लोग, है ना, उनके मन बदल सकते हैं। कैसे कैसे बदलते हैं मैंने देखा है। पंजाब के गांव में मैं जाता हूं, मैं रोज जो कि लोकल हमारी समस्याएं होती, जब आपने क्वेश्चन करना होगा मुझे बता दीजिएगा, तो अदरवाइज मैं यही इसे यही सर यही क्वेश्चन है जो अभी आप बोल रहे हैं कि जो गांव में जाकर जो थिएटर है, तो थेरेपी की अगर हमने जो बात की थी, मैं चाहूंगी इस पे बात करें अभी आप। जी सर। जी जी। मैं बहुत बार हम लोग क्योंकि गांव में ज्यादा हम लोग काम करते हैं, तो हमारे पिछले कुछ सालों में नशे की बड़ी प्रॉब्लम रही, ड्रग्स बहुत हुए पंजाब में। तो अभी काफी कम हो गए, मगर पहले बहुत ज्यादा था। बीच में बहुत यंग लोगों की डेथ भी हुई। तो मैंने उसके ऊपर उसको लेकर काफी सारे प्लेस किए, तो गांव में जाते थे। एक बार
एक गांव में हम लोगों ने शो खत्म किया अपना, जो नशे के खिलाफ नाटक था वो खत्म किया। तो उसके बाद एक बहुत बुजुर्ग आदमी मुझे आकर मिले, मुझे गले लगाया और रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, अगर ये नाटक तुम 15 दिन पहले करते तो मेरा बेटा बच जाता। कि उसको लगा कि नाटक अगर ये पहले हो जाता तो मेरा बेटा सीख सकता था, वो नशा छोड़ देता। यानी नाटक इस तरह से थेरेपी करता है लोगों के अंदर। और बहुत जगह गांव में हम लोग जाते हैं तो लेडीज आती हैं, हमारी लड़कियों को मिलती हैं। पहले कई बार जब हम लोग नाटक लेकर गांव में जाते हैं तो उनको लगता है कि शायद कोई नाटक वाले आए हैं, इस तरह से वो थोड़ा दूर भी रहते हैं। बाद में हमारी लड़कियों को वो लेडीज अपने घर में लेकर जाती हैं, बिठाती हैं, खाना खिलाती हैं। आप तो हमारी बेटियों जैसी, आप इतना अच्छा काम करती हैं, आप इतना अच्छा संदेश देती हैं, है ना। इस तरह से लोग साथ में जुड़ते हैं। एक गांव जाते हैं तो फिर पास के दूसरे गांव वाले बोलते हैं कि हमारे गांव भी कब आएंगे आप, हमारे गांव में भी ये नाटक करिएगा। हमारे पंजाब में कभी कहा जाता था कि जो पंजाब है, जो ये कल्चरल जो फेस्टिवल होते हैं, कल्चरल जो मेले होते हैं, सभ्याचारक जो मेले होते हैं कल्चर को लेकर, विसाखी का मेला, लोहड़ी का मेला और बहुत सारे, दिवाली का मेला और बहुत सारे मेले होते हैं पंजाब में। तो जहाँ पे भंगड़े गिद्दे दिस एंड दैट गाने वाने होते हैं, तो वो मेलों वाला, एक त्योहारों वाला पंजाब पूरा रहा है। अभी एक दौर ऐसा है कि इसको जो है रंगमंच के मेले होते हैं, थिएटर के मेले होते हैं, इतने फेस्टिवल होते हैं कि पिछले 30-40 सालों में इतनी चेंज आई है, थिएटर ने की है पंजाब के लोगों में, कि पंजाब के बठिंडा में चले जाओ, बरनाला में चले जाओ, मुक्तसर में चले जाओ, मोगा चले जाओ, पटियाला चले जाओ, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़, राजपुरा, हर जगह पे एक फेस्टिवल होता है। मोहाली में फेस्टिवल होता है, रंगमंच का 10 दिन का फेस्टिवल, 15 दिन का फेस्टिवल। यानी हर पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट में एक फेस्टिवल होता है। इतना थिएटर होता है पंजाब में। अमृतसर में देखिए थिएटर किस तरह से चेंज लेकर आता है कि 91 में जब मैं एनएसडी करके आया तो उस वक्त हमारे पास एक ऑडिटोरियम था, कारपोरेशन का ऑडिटोरियम था, गुरु नानक भवन, जिसमें मैंने शुरू में काफी परफॉर्म किया। और हमारे काम को देखते हुए और ग्रुप बने, और ग्रुप के साथ साथ और ऑडिटोरियम बने, स्कूलों ने, कॉलेजेस ने, और इंडिविजुअल एफर्ट्स हुई। और अभी हमारे पास अमृतसर में कोई 15 से 20 ऑडिटोरियम है। कभी एक था, आज हमारे पास 20 के करीब ऑडिटोरियम है। और एक दिन में कई बार 4-5 जगह पे लगातार हर जगह पे शोज हो रहे होते हैं। एवरी सैटरडे संडे हमारे पंजाब नाट्यशाला है, जितेंद्र ब्राड ने बनाई है, बहुत आपने देखी है, बड़ी खूबसूरत जगह है। तो बहुत उसमें हर सैटरडे संडे शो होता है, टिकट लेकर लोग शो देखने आते हैं। और अब मेरा हमेशा से ये एक ड्रीम रहा था कि मैं अमृतसर को एक रंगमंच की राजधानी देखना चाहता था, कि ये राजधानी होनी चाहिए, रंगमंच की भी एक राजधानी होती है। तो अभी अमृतसर जो है कि रंगमंच की राजधानी है, जहाँ पे इतने सारे ऑडिटोरियम है, इतने सारे थिएटर ग्रुप हैं, और इतना सारा कंटिन्यूसली थिएटर होता है। हमारा विरसा विहार है, उसमें कंटिन्यूसली इतने 1 महीने का फेस्टिवल होता है, 1 महीना लगातार। ये कोई और कहीं नहीं होता है कि एक शहर के, और उसमें सारे अमृतसर के थिएटर, जो थिएटर ग्रुप है वही पार्टिसिपेट करते हैं, और वो पूरा 1 महीना फेस्टिवल करते हैं। सो इस तरह से हमारे यहाँ काम हो रहा है पंजाब में। और मैंने, क्योंकि फिर मुझे लगा कि चलिए मैं अभी इतना जो काम कर रहा हूँ अब इसको संभालना भी चाहिए। मैंने अपने लिखे हुए नाटकों को बहुत सारी किताबों में संभाला है। मेरी लगभग कोई 50 के करीब मेरी किताबें हैं। फिर मैंने कुछ किताबें एडिट भी की है, कुछ ट्रांसलेट किए प्लेज, कुछ मैंने रंगमंच की हिस्ट्री को लेकर काम किया है। इप्टा ने जो पंजाब में काम किया था, इप्टा पंजाब के ऊपर मैंने एक किताब लिखी है। अमृतसर के रंगमंच की हिस्ट्री के ऊपर किताब लिखी है। सो मेरे अपने प्लेज हैं जो अभी बहुत सारे सिलेबस का हिस्सा है, बीए, एमए, एजुकेशन बोर्ड में मेरे प्लेज लगे हुए हैं, सीबीएसई के सिलेबस में है।
और मेरे जो अभी पीएचडी मेरे नाटकों को लेकर हुई है, मेरे काम को लेकर 5-6 लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, इस तरह से कुछ लोगों ने एमफिल के थीसिस किए हैं, कुछ लोगों ने पीएचडी के थीसिस किए। सो मैंने अभी जो 30 साल हमारे ग्रुप को हुए काम करते हुए, तो मैंने अभी सारे काम को देख रहा था कि अभी इतने सालों में मेरे पास कोई 3-4 हजार लोगों ने पिछले 30 साल में काम किया है। तो जो अभी इतने मुल्कों में फैले हुए कि उन्होंने कनाडा में जाकर भी थिएटर ग्रुप बनाए, और वो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी थिएटर ग्रुप बना के बैठे हैं, वो लंदन में भी बैठे हैं, अमेरिका में भी बैठे हुए हैं मेरे आर्टिस्ट। तो वो अब फोन पे बात करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि वो जहां जहां भी काम कर रहे हैं, तो उनको देख के लगता है कि हाँ, मैं वहां भी काम कर रहा हूँ, वहां भी काम कर रहा हूँ, वहां भी काम कर रहा हूँ। वो सब जगह फिर अपना एक काम जो है फैला हुआ नजर आता है। सो इस तरह से क्या मुझे लगता है थिएटर कंट्रीब्यूट बहुत करता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि थिएटर ने हमें क्या दिया, बहुत बार लोग सवाल करते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कई बार कि थिएटर ने हमें क्या दिया। तो मैं उनको बोलता हूं कि थिएटर हमें वो चीज देती है कि जो विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल है, उसको लिखा नहीं जा सकता है कि थिएटर ने हमें ये दिया, ये लिखा नहीं जा सकता है, ये बताया भी नहीं जा सकता है। सो वो विजिबल नहीं है। थिएटर हमें बहुत कुछ देता है, हम तो उसको लिए थिएटर को कुछ समय देते हैं, मगर थिएटर हमें हमारी जिंदगी को कैसे चेंज करता है, हमें हमें शार्प कैसे करता है मेंटली, समाज को देखने का नजरिया कैसे बदलता है, हमें पॉलिटिकली कैसे देखना है समाज को, जो पॉलिटिकल लोग हमारे चारों तरफ है, और जिंदगी की पॉलिटिक्स को कैसे देखना है, ये थिएटर हमें बताता है। हमें जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको अपने थिएटर में कैसे उठाना है, उसको पूरा एक आर्टिस्टिक भी रखना है, मगर एक मुद्दा भी रखना है लोगों के सामने। सो ये थिएटर हमें इस तरह से बहुत सारी चीजें देता है। तो मुझे लगता है कि जितना थिएटर जो पावरफुल है, और जब तक इस धरती पे इंसान है, थिएटर है, कि थिएटर बिल्कुल तब तक रहेगा, थिएटर कभी खत्म नहीं होगा। ये मैंने इस दौर में भी देखा है कि ये जो कोरोना पीरियड भी रहा है, तो इसमें भी थिएटर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि मुझे लगा कि जितना हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे थिएटर वाले, हम लोगों ने ज्यादा जाना है। ये हमें कुदरत ने ये पीरियड दे दिया कि शायद मैंने जैसे आप हमारे साथ बात कर रही हैं, तो मेरे साथ कितने लोगों ने हिंदुस्तान में बात की है, और मेरे पंजाबी थिएटर को जाना है, पंजाब के थिएटर को जाना है, मेरी बातें जानी है उन्होंने, मेरे काम को जाना है, मैंने दूसरे लोगों को जाना है, मैंने 100 लोगों के साथ मैंने अपनी क्रिएटिव जर्नी जो है उनके साथ साझी की, उनको उनसे बातें की है, तो मैंने उनकी जर्नी को समझा है, जाना है। तो मुझे लगता है थिएटर में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ हम लोग नाटक करते हैं इतना ही काफी नहीं है। नाटक करने वाले कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, उनका संघर्ष क्या है, उनके सपने क्या है, उनके मन की जिज्ञासा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, क्यों आए हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। वो क्यों लिखते हैं नाटक, क्यों ना कहानी नहीं लिखी उन्होंने, क्यों किसी और चीज में नहीं चले गए, क्यों थिएटर कर रहे हैं, भूखे भी रह लेते हैं, थोड़े में भी गुजारा कर लेते हैं, क्यों करते हैं नाटक, वो क्या चीज है जो उनके अंदर है। तो मुझे लगता है ये इस कोरोना पीरियड ने हमें ये जानने का एक पूरा वक्त दिया है, और हमने जाना भी है, समझा भी है, दूसरों को भी समझा है। सो मुझे लगता है कि ये जर्नी जो है बातों की भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, और अभी धीरे धीरे खुल रहा है ना, तो अभी प्रैक्टिकल काम भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने बात की थिएटर की एंड राइटिंग की, मुझे लगता है कि थिएटर, मुझे नहीं, सबको ही लगता होगा जो थिएटर से वाबस्ता है, कि थिएटर इज अ मेडिटेशन एंड राइटिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, थिएटर मेडिटेशन के बगैर तो हो नहीं सकता है। तो जो स्पिरिचुअलिज्म जो है ना पूरे का पूरा, तो वो एक राइटिंग में जब आप थोड़ा, आप कहीं रुक भी जाते हैं मान लीजिए, तो आप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, रिलैक्स होके चेयर के ऐसे पीछे बैठ जाते हैं,
तो वो जो आपका एक मन जुड़ता है कहीं जाकर, तो वो जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो उसी वक्त आपके एक अंदर से आते आते आपके हाथ के थ्रू आपकी कलम में आ जाती है वो चीज। तो इसी तरह से जो थिएटर है, वो जो मेडिटेशन आप करते हैं, है ना, हम क्यों कहते हैं कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन क्या है? तो थिएटर में क्यों कहते हैं कंसंट्रेट करो, इस चीज को लेकर कंसंट्रेट करो, अपनी लाइनों के पीछे जाओ, और जो लिखा है डायलॉग, उसको टेक्स्ट को मत देखो, सब टेक्स्ट को देखो। वो जो सब टेक्स्ट को देखना है ना, वो मेडिटेशन है, वो पीछे जाना, कि हम किसी कैरेक्टर को पीछे जाते हैं और जाते हैं, देखते हैं नाटक की हिस्ट्री, ये नाटक कब लिखा गया, ये नाटककार क्यों था वहां पे, उसने क्यों लिखा ये नाटक, ये सब जानना पूरे का पूरा, तो वो एक पूरी मेडिटेशन हो जाती है पूरी की पूरी। तो इसलिए थिएटर, बिल्कुल आपने सही कहा, ये थिएटर मेडिटेशन है। तो इसको इसी तरह से हमें चीजों को जब हम समझेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो लोग एजुकेशन में यकीन रखते हैं, और मैं कहता हूं कि यकीन रखना भी चाहिए, एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस फील्ड में। जी बिल्कुल जी। हाँ। आप नाटक लिखते रहे हैं, तो कौन से ऐसे नाटककार हैं इंडिया के या इंडिया से बाहर जिन्होंने आपको बहुत मुतासिर किया है? मैं ना हमेशा से, जैसे मैं शेक्सपियर से बहुत मुतासिर रहा, मुझे लगता था वो बहुत बिग कैनवस का प्ले राइट है, बिग। तो मैं खुद बड़ा यकीन रखता हूं कि आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है, जब लोगों के बीच में जाए तो एक बिग कैनवस नजर आना चाहिए। ब्रेख्त थॉट को लेकर, है ना, उन चीजों को लेकर, ब्रेख्त कैसे समाज को इमीडिएट इमीडिएट कैसे रिएक्ट करता है चीजों को लेकर। तो ब्रेख्त मुझे बहुत साथ में जुड़ता है, मेरे मन के करीब है, हमारे, मैं कहता हूँ वो हिंदुस्तान के बहुत करीब है वो ब्रेख्त का जो है। इसी तरह से लोरका की जो पोइट्री है, लोरका के नाटकों के अंदर जो उसकी एक पोइटिक जो लैंग्वेज है, वो मुझे बहुत अपील करती है। मैं मोहन राकेश को बहुत मानता हूँ। मैं धर्मवीर भारती की, जब हम देखते हैं कि अंधा युग कैसे उस बंदे ने कंसीव कर लिया होगा, कि कैसे का सोचा होगा कि महाभारत का आखिरी दिन पर ही नाटक लिखना है, क्यों नहीं पूरी महाभारत पे नाटक लिख लिया, कि आखिरी दिन पे ही क्यों वो कंसंट्रेट किया। सो इस तरह से जो नाटककार के जो अंदर वो के थके हुए हैं हम, जो दो प्रहरी बात करते हैं, कि इतनी पोइटिक लैंग्वेज, कि वो पोइट्री होते हुए भी कि वो इतना असर आपके अंदर डालती है, कि वो पूरा एक थिएट्रिकल एक सिनारियो पूरे का पूरा, इसीलिए वो बार बार नाटक होता है, बार बार होता है, आपके मनों को अपील करता है। बलवंत गार्गी हमारे बड़े प्ले राइट हैं, तो उनके पास एक बहुत थिएट्रिकल लैंग्वेज है, वो मुझे बहुत अपील करती है, उसमें ड्रामा बहुत है उनके नाटकों के अंदर। तो और बहुत सारे, जैसे हम लोग डायरेक्शन में, मैं रतन श्याम सर से बहुत प्रभावित रहता हूँ। अंकुर जी का काम बिल्कुल अलग से है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो मैं नीलम मान सिंह को, अनुराधा कपूर को, ऐसे ढेरों, हमने शाहजी से कॉमेडी बहुत सीखी, बीएम शाह। तो हमें लगता था शाहजी इस तरह से चीजों को पकड़ते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ये चीजें हमने डिजाइन में, जैसे हमारे साथ रॉबिन दास सर थे, तो रॉबिन दास बहुत ग्रेट टीचर हैं, तो वो तब सिखाते थे, हमें कई चीजें तब पता नहीं चलती थी एनएसडी करते हुए, कि रॉबिन सर हमें इस तरह से क्यों ये बता रहे हैं। तो कई बार वो लगता था हमारे सर के ऊपर से निकल गई, मगर वो लिख लेते थे हम। बाद में जब खुद काम करना शुरू किया, फिर हमें समझ आई कि वो हमें कुछ बहुत बड़ा ये समझाना चाहते थे, कि डिजाइन के अंदर ये चीज कैसी होती है, ये रिदम कैसे हमें फॉलो करनी है। डिजाइन के अंदर खाली कलर्स नहीं होते हैं, कैसे टेक्सचर होता है, कैसे रिदम होती है, कैसे एक फ्लो होता है डिजाइन का, है ना, कैसे ये बैलेंस होती, ये चीजें। सो ये बहुत बहुत ग्रेट टीचर, और ये प्ले राइट्स और डायरेक्टर, ये लोग, इन लोगों ने हमें बहुत प्रभावित किया। और जैसे हमने पहले गुरशरण जी से एक थिएटर की कमिटमेंट सीखी, कि जो पॉलिटिकली भी आपको खुल के बोलना है, आप बात करिए अपने, क्योंकि
आपको जिन लोगों के बीच में नाटक लेकर जाना है तो खुद पे सवाल करिए कि आपने नाटक करना ही क्यों है। अगर नाटक के थ्रू आपको कुछ कहना ही नहीं है तो आपको नाटक करना ही क्यों है। नाटक करना है तो कुछ कहना भी है, वो समाज को कुछ कहना है आपको, आपकी सोसाइटी में जो चारों तरफ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर उंगली भी रखनी है। सो नाटक के थ्रू ये कहना जरूर है। जी मेरा सवाल ये था कि आप जब नाटक लिखते हैं या नाटक डायरेक्ट करते हैं तो एज अ डायरेक्टर और एज अ राइटर किन बातों का ख्याल रखते हैं? ये तो आपने बता ही दिया थोड़ा सा, लेकिन अगर आप हाँ, इलेबोरेट करके थोड़ा सा और बता दें। एक्चुअली मैं ना बहुत जब मैं कोई भी नाटक सिलेक्ट करता हूँ तो क्योंकि मैं बेसिकली तो पंजाब में काम करता हूँ तो नो डाउट कि चलिए साल में हम 8-10 जगह दूसरे जाते हैं, स्टेट में भी या किसी और मुल्क में भी जाते हैं, मगर मेरे टारगेट ऑडियंस जो है पंजाब है, ये सामने बैठे हुए लोग हैं। तो ये मेरा खुद पे सवाल होता है कि मुझे किन लोगों के लिए नाटक करना है, क्या ये नाटक मेरे लोगों के बीच जाने लायक है या नहीं, इस नाटक के थ्रू मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मेरे लोगों को समझ भी आएगा या नहीं आएगा, ये कहीं उनके ऊपर से ही ना निकल जाए ये नाटक। तो इसलिए नाटक जब भी मैं चुनता हूं तो मेरे सामने मेरी ऑडियंस होती है कि मुझे किन लोगों में नाटक करना है, मुझे ये नाटक क्यों करना है, इस नाटक के थ्रू मैं क्या बात करूंगा। इसलिए वो मैं नाटक इसी तरह से जब मैं नाटक चुनता हूं तो मैं देखता हूं कि क्या इसमें बतौर बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए डिजाइनर मेरी स्पेस कहाँ है। मैं अगर मेरी स्पेस नहीं है इस नाटक में, एक डायरेक्टर के लिए कोई स्पेस नहीं है तो मैं नाटक क्यों करूंगा, है ना। तो मैं अपनी स्पेस ढूंढता हूं उसमें। तो मेरे एक डिजाइनर की स्पेस कहाँ है, एक डायरेक्टर की स्पेस कहाँ है, वो स्पेस होना बहुत लाजमी है। तो इसलिए मैं कई होते हैं कि हम लोग 20 नाटक पढ़ते हैं फिर एक नाटक करते हैं, इसीलिए इतने सारे मैं मेरे पास अपने घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों हजारों किताबें हैं। तो मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ। तो लिटरेचर मैगजीन, इसलिए मैं इतना जब मैं लिखता भी हूँ तो मेरे सामने ये सारे सवाल उस वक्त भी होते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं टेक्स्ट पे काम नहीं करता हूँ, मैं सब टेक्स्ट पे काम करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। तो मैं एक्टर्स के साथ भी उसी तरह से काम करता हूँ, क्योंकि एक्टर्स के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें यकीन करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल एक्टर है, एक्टर इज लाइक ए ब्रिज बिटवीन ऑडियंस एंड कंटेंट। ये बहुत जरूरी है कि आप एक्टर के ऊपर यकीन करें, क्योंकि आखिरकार तो एक्टर ने सामने जाना है, हम लोग तो पीछे रह जाते हैं, राइटर निर्देशक डिजाइनर सब पीछे रह जाते हैं, ऑडियंस और एक्टर। सो ये दोनों बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। आप जब काम करते हैं तो आप ऑडियंस को भी तैयार करते हैं, ऑडियंस को एजुकेट भी करते हैं थ्रू थिएटर। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि ऑडियंस जो होती है, ऑडियंस भी नाटक का हिस्सा होती है। ऑडियंस जब नाटक देख रही होती है वो आपका नाटक का हिस्सा बन जाती है। जब आप स्टेज पे रोते हैं तो ऑडियंस भी रोती है, जब आप हंसते हैं तो ऑडियंस भी हंसती है, तो फिर वो नाटक का हिस्सा बन जाती है, उसी कैरेक्टर में खो जाती है। बाद में आपको आके स्टेज पे मिलते हैं, आपसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो क्योंकि आपका दर्द उनका दर्द हो जाता है, वो करेक्टर का दर्द जो आपकी फीलिंग है। इसीलिए जो एक एक्टर जो करेक्टर की फीलिंग है वो एक्टर अपने इमोशंस के थ्रू दर्शक तक पहुंचाता है, दर्शक के दिलों तक पहुंचता है, तो फिर वो दोनों के दिल एक हो जाते हैं, इमोशंस एक हो जाते हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि ऑडियंस और जो नाटक है वो एक हो जाता है, एक ही प्लेटफॉर्म बन जाता है। ऑडियंस और नाटक के बीच में कोई दीवार नहीं रहती है, यही थिएटर है। ये कोई फिल्म नहीं कर पाएगी, ये कोई और चीज नहीं कर पाती है, ये थिएटर कर पाता है, थिएटर। इसीलिए मैं एक्टर्स को कहता हूं, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, अभी मैं पीछे भी थोड़ी सी बात करता करता छोड़ गया था, कि एक्टर बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। एक्टर को एजुकेशन बहुत जरूरी है, एक्टर के लिए नहीं, चाहे वो डिजाइनर हो डायरेक्टर हो, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं एजुकेशन बहुत जरूरी है। और आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, आप लिटरेरी होने चाहिए, आपको समाज की समझ होनी चाहिए।
चारों तरफ क्या हो रहा है। आप रोज अखबार पढ़ने वाला एक्टर होना चाहिए, घटनाओं को उसके पास होनी चाहिए कि जो एक कैरेक्टर उसको हमने दिया है वो कहां कहां से रिलेट करेगा उस कैरेक्टर को, पूरे समाज में कितने कैरेक्टर बैठे हुए हैं, फिर वो कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कर पाएगा और दर्शकों तक वो पहुंचा पाएगा। तो इसलिए मैं एक्टर्स को हमेशा कहते हूं कि आप ये मत कहिए कि हमने +2 कर लिया है, 10th कर ली है, तो हम लोग आप बस सिर्फ थिएटर करेंगे। नहीं, मैं कहता हूं आप लोग 10th कर लिया है, 12th करिए, आप BA करिए, MA करिए, इसी फील्ड में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप थिएटर में MA करिए और पढ़िए, उसमें जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। और जब मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि जब कोई टीचर, जब कोई प्रोफेसर बनता है, टीचर बनता है, तो वो BA B.Ed करता है, M.Ed करता है ना, वो स्पेशलाइजेशन करता है। जब कोई डॉक्टर बनता है MBBS करता है, जब कोई इंजीनियर बनता है B.Com करता है, इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन करता है, तो फिर नाटक में स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं। तो नाटक में भी एक्टर को स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, उसको एक्टिंग में करनी चाहिए, उसको डिजाइनिंग में करनी चाहिए, उसको डायरेक्शन में करनी चाहिए। इतने सारे फील्ड है, तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उसी तरह से जैसे दूसरे फील्ड में। क्योंकि थिएटर उसी तरह से उतने ही बड़ा, मैं समझता हूं कि एक इंसान की पैदा की हुई एक इजाद है। जैसे किसी वक्त मनुष्य ने 2 पत्थर रगड़कर आग निकाली थी, कहा था देखो कितना बड़ा कारनामा हो गया। थिएटर भी उसी तरह का एक कारनामा है, 2 पत्थरों को जोड़कर आग निकालने जैसा, एक डॉक्टर बनने जैसा, एक इंजीनियर बनने जैसा। सो थिएटर को कभी कम मत देखो, थिएटर भी उतनी ही बड़ी इज्जत की लायक चीज है। तो मेरी हमेशा ये इज्जत रही, मैं ये मेरा काम रहा कि थिएटर को इज्जत दिलाओ, थिएटर को इज्जत, थिएटर को इज्जत मिलनी चाहिए, थिएटर के लोगों को इज्जत मिलनी चाहिए जो लोग थिएटर करते हैं, और थिएटर को भी, थिएटर करने वालों को भी बिल्कुल उनको इज्जत मिलनी चाहिए समाज में। समाज थिएटर को, थिएटर करने वालों को उसी नजर से देखे जिस तरह से दूसरे प्रोफेशन वाले लोगों को वो देखते हैं, उसी तरह से उनको भी देखना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात। मैं 3 चीजें क्लब करके आपका आपका जो ख्याल है, आपके जो विचार है वो जानना चाहूंगी। पैशन बहुत जरूरी है, शॉर्टकट्स नहीं है, और थिएटर में पैसा नहीं है। क्या कहेंगे आप? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि पैशन, पैशन तो लाजमी है, पैशन के बिना थिएटर हो नहीं सकता है। दूसरी एक बात आप पैसे की कह रही हैं कि पैसा इसमें नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि पैसे की कमी भी नहीं है। एक चीज आप मान कर आइए कि थिएटर जो है ये कोई व्यापार नहीं है। जैसे यस। फिल्म जो है ना, फिल्म जब आप करते हैं तो आपके सामने एक मार्केट है ना, आपके सामने एक, उसमें पैसा लगा है, पैसा, उसको मार्केटिंग होनी है उसकी पूरी की पूरी, जो कि थिएटर में नहीं है। थिएटर उस तरह से नहीं उसकी मार्केटिंग होगी कि सबसे पहले ये मत सोचिए कि हमने आज थिएटर में 10,000 रुपया लगा लिया है, हमें 15,000 मिल जाएगा। नहीं, थिएटर व्यापार नहीं है। थिएटर में आपको लगाना है, वापस भी आएगा, मगर उसके लिए आपको अपने काम को लोगों में इस तरह से स्ट्रांगली पहुंचाना है। लोग पैसा भी देते हैं, पैसा देने आएंगे, मगर आपका काम उस लायक हो। मैंने ये देखा है, मैंने, क्योंकि मैं एग्जांपल हूं, मैं अपनी कई बार एग्जांपल देता हूं। मेरे जैसे और भी कई लोग हैं पंजाब में काम करने वाले, पंजाब के बाहर काम करने वाले, हिंदुस्तान में और लोग भी हैं जो सिर्फ थिएटर करते हैं, थिएटर पे ही उनकी जीविका चलती है, उनकी लाइफ है पूरी की पूरी थिएटर के ऊपर ही। सो मुझे लगता है कि जो, अगर आपके साथ पास पैशन है, आप इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है मैनेजमेंट आती है थिएटर की, थिएटर की मैनेजमेंट बड़ी जरूरी होती है, तो उस तरह से आप पीछे मुड़कर मत देखिए, रोइए मत। मैं कहता हूँ हम लोग कई बार बड़ी जल्दी रोना शुरू कर देते हैं कि
हम मर गए, लुट गए, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये हर फील्ड में हो सकता है कि आप जब कोई दुकान खोलते हैं तो क्या पता वो चलनी है या नहीं चलनी है, ये तब भी तो होता है ना। उसमें भी आप फेलियर हो सकती है, मगर उसमें पास भी हो सकते हैं, काफी फायदा भी हो सकता है। तो थिएटर में आकर लोग क्यों रोने लगते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आए हम लुट गए, मर गए। नहीं, आप किसने कहा था थिएटर में आओ? ये हमारी अपनी पसंद है। हमारे माँ बाप ने तो कहा ही नहीं था कि थिएटर में करो भाई काम। माँ बाप ने तो रोका था हमें, माँ बाप ने तो कहा था मत करो ये काम, तो हम किसको दोष दें? तो ये हमारी पसंद थी, हमारी चॉइस थी कि हमने थिएटर करना है, इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है। बस थिएटर में एक चीज है, थिएटर में पैशन है, थिएटर में पैशन है, पैशन है, पैशन रखिए, सब कुछ मिले उसमें, शॉर्टकट सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जी। खूबसूरत बात कही आपने। तो मैं अब आपसे चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी यंग परफॉर्मर्स हों, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो यंग लोग हैं, अभी थिएटर में बहुत लोग आते हैं, यंग लोग मेरे पास भी बहुत आते हैं, पेरेंट्स छोड़कर जाते हैं। ये भी अच्छी बात है कि अभी पेरेंट्स खुद कहते हैं कि हमारा बेटा है, इसमें थोड़ा टैलेंट है, आप अपने ग्रुप में ले लीजिए। मेरी बेटी है, इसमें टैलेंट है, ये अच्छी एक्टिंग करती है, घर में ऐसे कैसे करके आप अपने थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए, अपने ग्रुप में रखिए। तो यंग लोग आते हैं, मगर वो सब लोग क्या थिएटर से प्रभावित होकर नहीं आते हैं। अभी मीडिया बड़ा स्ट्रांग है ना? तो उनको लगता है कि शायद हमें सीरियल में काम मिल जाएगा, फिल्म में काम मिल जाएगा, तो इस तरह से हमें कॉमेडी शो मिल जाएगा कोई, है ना? तो उसमें चले जाएंगे। कई लोग सीधा आकर कहते भी हैं कि हम आपके पास आए हैं, हमें आपसे सीखना है। मैं पूछता हूँ कि आपको क्यों सीखना है? तो कहते हैं हमें आगे जाना है और आगे चले जाना है। तो कहाँ जाना है आगे? बॉम्बे जाना है। तो मैं कहता हूँ आप सीधे बॉम्बे चले जाओ। बॉम्बे में तो फिल्म एक्टिंग सिखाई जाती है, वहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो 4-5 लाख रुपया लेते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो हम तो लाखों वाले नहीं है, हम तो कभी 2000 भी नहीं लेते, 1000 भी नहीं लेते, फ्री में सिखाते हैं, है ना? तो हम तो थिएटर करते हैं, हम तो ऐसे भी नहीं कहते कि तुम्हें काम दिलवा देंगे, हमारा तो कोई काम ही नहीं है फिल्मों के साथ, है ना? मुझे तो फिल्में देखनी अच्छी लगती हैं, मगर मैं नहीं करता हूँ फिल्में कभी भी। तो मैं इस तरह से जो यंग लोग ये सपना लेकर आते हैं, मुझे लगता है कि यंग लोग जो है कि उनको बहुत जल्दी होती है कि हमें आकर आगे चले जाना है, आकर और आगे चले जाना है। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा-सा उनको मेंटेन करना चाहिए कि हम सीखें। वो पहले सीखें, फिल्मों में जाना कोई बुराई नहीं है, सीरियल में जाना कोई बुराई नहीं, कॉमेडी शो करिए कोई बुराई नहीं है, कहीं भी। वो सारे काम करने चाहिए आपको, मगर सीखना बहुत ज़रूरी है। आप थिएटर में रहकर सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर थिएटर में उसी डिसिप्लिन के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी पैशन के साथ वो काम करते रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मगर आप पढ़ना मत छोड़िए, तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको समाज में काम करते हुए। आपको फ़िल्में भी मिलेंगी, आपको थिएटर भी मिलेगा, नाटक भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलता रहेगा। मैं इन चीज़ों में यकीन रखता हूँ कि पैशन मत छोड़िए, आप कमिटमेंट मत छोड़िए, कमिटेड रहिए, कमिटमेंट के साथ काम करिए, अपने लोगों के लिए काम कीजिए। आप चारों तरफ देखिए, आज के नौजवान को ज़रूरत है देखने के लिए, हमारा समाज जा किधर रहा है। उसको उसमें आना चाहिए, सवाल करने चाहिए, बात करनी चाहिए, कहाँ पर क्या हो रहा है। मैं हमेशा अपने स्टेज पर बात करता हूँ कि हम लोग कई बार कहते हैं कि अरे बेटियों को आप सिखाइए ऐसा, कि बेटियों को ऐसा सिखाइए। मैं कहता हूँ बेटों को सिखाइए कि उनको बेटियों के साथ बात कैसे करनी है, उनको क्लासरूम में बैठना कैसे है लड़कियों के साथ, लड़कों को सिखाइए, उनको माँ सिखाए, बाप सिखाए। ये चीजें बहुत जरूरी है। ये थिएटर आपको सिखाता है कि ये चीजें मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में कितने हमने गिनती की थी एक बार,
लाख थिएटर ग्रुप है हिंदुस्तान में, और उसके हिसाब से अगर कहीं भी आप लगाए 5 लाख या 10 लाख के करीब थिएटर के लोग जो है थिएटर में काम करने वाले हैं। मगर वो जो जिस नशे की मैं अभी बात कर रहा हूँ, पंजाब में भी अगर 150 थिएटर ग्रुप है तो वो लोग नशा नहीं करते, नशे से मरे हैं कोई भी। यानी थिएटर ने ये भी कंट्रीब्यूट किया कि थिएटर आपको जीना सिखाता है, कोई नशा करना नहीं सिखाता है, नशे से रोकता है। ये कितने यंग लोग बच गए थिएटर करने की वजह से, नहीं तो वो लोग भी अगर थिएटर नहीं कर रहे होते तो उनमें से कितने लोग जो थे वो चले जाते, उनके साथ वो भी खत्म हो जाते। तो थिएटर ने ये भी बचाया। तो थिएटर इस तरह से भी कंट्रीब्यूट करता है यंग लोगों के बीच में। तो सब मैं यंग लोगों को कहूंगा कि थिएटर में जो लोग आते हैं वो इस तरह का बहुत कुछ सीखते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, आने वाले लोगों के लिए वो बहुत कुछ सीखते हैं। और एक समझ डेवलप होती है समाज में जीना कैसे है, खड़े कैसे होना है। तो इसलिए आप थिएटर में आइए, कोई घबराइए नहीं, थिएटर बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। सच में थिएटर बहुत कुछ देता है। थिएटर जीवन जीने का सलीका सिखा देता है, थिएटर आपको निरपेक्ष बना देता है, बहुत कुछ सिखा देता है। और जो थिएटर आपको आपको जिंदगी की कहीं भी आप फेल नहीं हो सकते, आप अगर थिएटर से जुड़े हुए हो। आप में पेशेंस सिखा देता है, क्या नहीं सिखाता थिएटर। तो सर आपने इतनी इंस्पिरेशनल आपकी जो जर्नी रही है और आपने इतनी बातें जो शेयर की, देर ऑल वेरी इंस्पिरेशनल। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू सर कि आप इतना इंस्पिरेशन आपके साथ सेशन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया काजल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सर। हमारे साथ आज जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। केवल सर के साथ इतना एनरिचिंग सेशन रहा, इतना एनरिचिंग सेशन रहा कि मैं उनको बीच में रोक कर मैं आप लोगों के नाम नहीं पड़े, आपको थैंक यू नहीं बोला, लेकिन इट वाज सो एनरिचिंग कि मैं बस मेस्मराइजिंग सेशन था। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी एक बार फिर से आप सभी का। और कल शाम को 6 बजे हमारे साथ जो शख्सियत का अगला अंक होगा उसमें हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेंद्र पाल सिंह जी, जो एक सिनेमा का एक बड़ा नाम, थिएटर का एक बड़ा नाम, टेलीविजन का एक बड़ा नाम। आपने उनको महाभारत में द्रोणाचार्य के रूप में देखा होगा। तो कल हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी जुड़ेंगे, तो रहिएगा कल शाम को 6 बजे हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।